हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टार क्लासेस पर। दोस्तों, जैसे कि हम आपको पता ही होगा, जो हमने एक मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की है सीटी एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही जल्दी हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं भाई। ठीक है। बच्चों के कमेंट आ रहे थे भाई, उन्होंने बोला कि सर सीटी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो आप थोड़ा सिलेबस को फास्ट कीजिए। तो हमने ये डिसाइड किया कि भाई आपको अब से हम दिन में 2 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे भाई मैथ की। ठीक है। एक जो शाम को मिलेगी आपको, वो मिलेगी भाई एडवांस मैथ की, और जो सुबह या दिन में मिलेगी वो मिलेगी भाई अर्थमेटिक मैथ की भाई। ठीक है। जो अर्थमेटिक मैथ है उसमें मैंने स्टार्ट किया भाई टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम से भाई। ठीक है। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त है। ठीक है ना। तो आज दिन में आपको ये इसके बारे में आज मैं बताऊंगा, और जो शाम को आपको वीडियो मिलेगी वो मिलेगी एडवांस मैथ की, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है भाई कौन सा, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति भाई। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, और हमारे चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, और बेल आइकन को ऑन करो भाई। ठीक है। बेल आइकन ऑन करने का फ़ायदा क्या होगा, जो हमारी तरफ से आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है भाई दिन में 2 बार, वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच जाएगी, और आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं भाई। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, आज हम करेंगे भाई एचसीएफ और एलसीएम के कुछ बेसिक चीज़ें। ठीक है। इसका ओवरव्यू जानेंगे भाई, एचसीएफ एलसीएम होता क्या है भाई। क्वेश्चन तो हम सेकंड या थर्ड वीडियो में स्टार्ट कर देंगे। आज मैं बिल्कुल आपको क्वेश्चन लेके बताऊंगा, लेकिन एग्जाम्पल बताऊंगा। ठीक है ना। क्वेश्चन अभी बुक के क्वेश्चन अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन होंगे वे भी करेंगे भाई। ठीक है ना। और बिल्कुल आपको हर चीज़ के बारे में बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा भाई। और आपको कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट कर सकते हो भाई, आपका कमेंट का सॉल्यूशन जरूर करा दिया जाएगा भाई। ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं भाई एचसीएफ और एलसीएम से। तो आज एचसीएफ और एलसीएम में हम क्या करेंगे भाई, एलसीएम पढ़ने वाले हैं भाई। ठीक है ना। एलसीएम पढ़ेंगे भाई, एचसीएफ को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज हम करेंगे एलसीएम। तो देखो एलसीएम होता क्या है भाई, और क्या क्या किस किस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं हम। ठीक है। तो वो तरीके जानेंगे भाई। देखो, पहले तो जानेंगे एलसीएम के बारे में। ठीक है। एलसीएम ये दिख तो रहा है भाई, ये होता क्या है भाई। एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। ठीक है। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है भाई, वो होती है भाई लिस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो दोस्तों, आपको बिल्कुल जीरो से बताया जाएगा भाई। ठीक है ना। बिल्कुल जीरो से धैर्य रखे भाई थोड़ा सा। जो लिस्ट जो होता है भाई, सबसे छोटा होता है भाई, सबसे छोटा। ठीक है। और कॉमन होता है, वो क्या होता है भाई, जो हर जगह आसानी से मिल जाए। ठीक है। जो हर जगह मिल जाए, जो हर जगह मौजूद हो, उसको हम बोलते हैं कॉमन भाई। ठीक है ना। जो हर जगह मौजूद हो उसको बोलते हैं हम कॉमन। और जो मल्टीपल होता है भाई, वो होता है भाई गुणज, वो होता है भाई गुणज। ठीक है। देखो हमने क्या सीखा, हमने सीखा आज एलसीएम एचसीएफ में हम एलसीएम पढ़ रहे हैं। एलसीएम को हम बोल सकते हैं भाई क्या, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है लिस्ट कॉमन मल्टीपल भाई। ठीक है। लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन का मतलब होता है भाई जो हर जगह मौजूद हो। ठीक है। और मल्टीपल का मतलब होता है भाई गुणज। आपने सबसे छोटे के बारे में भी जानते होंगे, हर जगह मौजूद हो, हर जगह मिल जाए, उसको भी जानते होगे, यानी कि कॉमन को भी जानते हो क्या होता है। लेकिन मल्टीपल के बारे में आप हल्का फुल्का जानते होगे भाई। ठीक है। मल्टीपल के बारे में आप हल्का फुल्का ही जानते होगे। आज हम मल्टीपल के बारे में आपको कुछ बेसिक बातें और बता देंगे भाई, आप अच्छे से जान पाओगे। देखो भाई, जो मल्टीपल होता है उसको हम बोलते हैं गुणज भाई। ठीक है ना। गुणज। अब ये गुणज क्या होता है भाई, देखो गुणज क्या होता है भाई। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ भाई, एग्जाम्पल ले लिया भाई मैंने 5, ये मान ले मैंने कोई संख्या ले ली भाई 5। ठीक है। मैं आपसे कहूँ कि मुझे आप 5 की गुणज बताओ भाई, या 5 के मल्टीपल बताओगे, तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो बिल्कुल आसान है भाई, ये तो बिल्कुल आसान है, 5 का पहाड़ा पढ़ दो, वो आपका मल्टीपल होगा भाई। 5 का पहाड़ा पढ़ दो भाई, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है। और ऐसे ऐसे करते करते ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा भाई। ठीक है। आपने ये तो बता दिया, मैंने आपसे पूछा कि 5 का आप गुणज बताओ, आपने ये तो बता दिया कि 5 का आप पहाड़ा पढ़ दो, आपके पास गुणज आ जाएंगे भाई, मल्टीपल आ जाएंगे। तो अगर मैं कहूँ किसी भी संख्या की गुणजों की संख्या बता सकते हो आप, बता सकते हो, ये पूछना था मेरे को इसमें। आपने ये तो बता दिया कि गुणज क्या होते हैं भाई, आपने बोल दिया आसानी से कि 5 का पहाड़ा पढ़ दो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी संख्या के गुणजों की संख्या बता सकते हो आप,
किसी भी संख्या, मान ली संख्या 5 है, किसी भी संख्या के गुणजों की संख्या आप मुझे बता सकते हो कितनी होती है? आप कहोगे नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये अनंत तक होती है भाई, ठीक है, कोई सीमित नहीं है भाई, ठीक है, कोई अंत नहीं है भाई इसका, ठीक है ना, इसलिए नहीं बता सकते आप पता चल गया ना। अरे मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मुझे किसी संख्या यानी कि 5 का यानी कि 5 मान लो, कोई भी संख्या है वो 5 है भाई, किसी भी संख्या के गुणजों की संख्या बता सकते हो? किसी भी संख्या के गुणजों की संख्या मुझे बता सकते हो? आप कहोगे नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये संख्या अनंत तक होती है, यानी कि कोई अंत ही नहीं है, ठीक है, नहीं बता सकते। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन मैं अब इसमें पुट करूंगा क्या, कि आप मुझे सबसे छोटा गुणज बता सकते हो? आप सबसे लास्ट वाला गुणज तो नहीं बता सकते, ये तो पक्का पता है, क्योंकि इसकी संख्या अनंत तक होती है, तो लास्ट वाला गुणज कैसे बताओगे? लेकिन अब आपसे मैं ये पूछूं कि आप इसका मुझे सबसे छोटा गुणज बता सकते हो? आप कहोगे हाँ बता सकते हैं भाई। तो मैं आपसे पूछूं कि 5 का सबसे छोटा गुणज बताओ भाई, 5 का सबसे छोटा मल्टीपल बताओगे, तो बताओगे आप 5, यही बताओगे ना, सबसे छोटा मल्टीपल तो यही होगा। तो आप इस चीज़ को ये भी तो बोल सकते हो, मैं आपसे पूछूं कि कोई संख्या है उसका आप सबसे छोटा गुणज बताओ या मल्टीपल बताओ, तो आप क्या कहोगे कि वही संख्या होगी उसका सबसे छोटा मल्टीपल भाई, वही तो संख्या है ये, देखो वही संख्या है ना, 5 मानी थी संख्या हमने, तो 5 ही है भाई इसका सबसे छोटा गुणज भाई। ये आपको समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। तो इसकी 2-3 चीज़ मतलब इंपॉर्टेंट थी। एक तो पहले क्या कि किसी भी संख्या के गुणजों की संख्या आप नहीं बता सकते क्योंकि ये अनंत तक होती है भाई, ठीक है, और सबसे छोटा गुणज आप बता सकते हो, वही संख्या होती है भाई, ठीक है। और इसी चीज़ को आप एक मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताना चाहो तो कैसे बताओगे कि वे संख्याएं जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। देखो वे संख्याएं जो दी गई संख्या, ये वाली वे संख्याएं, देखो ये वे संख्याएं हैं भाई, ये वे संख्याएं जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गुणज यानी कि मल्टीपल बोलेंगे। पता लग गया आपको? पता लग गया। वे संख्याएं, ये संख्याएं जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। आप किसी के साथ इसको डिवाइड करके देख लो, पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। देखो इसके साथ करके देख लो, 5 से 5 कैंसिल भाई, इसके साथ करके देख लो, 5 दूनी 10 भाई, इसके साथ करके देख लो, कट जाएंगे क्योंकि 5 का मल्टीपल है ना। ये मैंने आपकी डेफिनेशन बताई है भाई कि वे संख्याएं जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वो क्या कहलाएंगे भाई? गुणज। आपको उम्मीद करते हैं आपको गुणज या मल्टीपल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। इसकी संख्या कोई सीमित नहीं होती है, 3 से 4 चीज़ मैं आपको बता दिया भाई। इसकी संख्या कोई मतलब सीमित नहीं होती भाई, कहीं तक भी जा सकती है क्योंकि अनंत होती है भाई, ठीक है। पहला गुणज क्या होता है ये मैंने बता दिया आपको, सबसे छोटा गुणज या पहला गुणज वही होता है भाई, वो जो संख्या होती है वही होती है, ठीक है ना। पता लग गया होगा ना आपको गुणज के बारे में। तो आपसे मैं कहूँ कि इसकी जो लास्ट गुणज है उसकी संख्या वो बताओ भाई क्या होगी, तो आप कहोगे कि ये असंभव सर, ठीक है, ऐसा संभव नहीं है निकालना, ठीक है ना। जो लास्ट गुणज है या मल्टीपल है 5 का, वो निकालने के लिए मैं आपसे कहूँ तो आप ये कहोगे कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है ना, ऐसा संभव नहीं है भाई, ठीक है, ज्ञात नहीं कर सकते भाई, क्योंकि इनकी संख्या अनंत तक होती है भाई, ठीक है ना। अब पता लग गया ना गुणज के बारे में, अब तो नहीं फंसोगे ना। मल्टीपल के बारे में पता लग गया बिल्कुल आपको कि वे संख्याएं जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वो क्या कहलाती है भाई? गुणज कहलाती है भाई, ठीक है। अच्छा अब देखो भाई, अब इस तरीके से ये जो मल्टीपल है ना, गुणज के तरीके से हम आपको एलसीएम निकालना सिखाएंगे भाई, ठीक है। ये जो फर्स्ट तरीका आपका, इस तरीके से आपको एलसीएम निकालना सिखाएंगे। मैं आपको 3-4 विधियाँ बताऊंगा आपको एलसीएम निकालने की भाई। जो फर्स्ट विधि रहेगी इस तरीके से बताऊंगा भाई, लिस्ट कॉमन मल्टीपल से, ठीक है, यानी कि गुणजों के अकॉर्डिंग आपको कैसे निकालते हैं भाई, ठीक है, एलसीएम। मैं कहूँ कि आपसे 12 और 16 का एलसीएम निकाल के बताओ भाई क्या होगा। 12 और 16 का एलसीएम निकाल के बताओ भाई, और किस तरीके से? गुणज के तरीके से भाई, मल्टीपल के तरीके से। तो आप क्या करोगे? अगर मैंने ये कहा कि मल्टीपल के तरीके से आप एलसीएम निकालोगे तो सबसे पहले आप मल्टीपल ही तो लिखोगे। मल्टीपल क्या होता है भाई? मल्टीपल अभी बताया मैंने कि मैंने अगर आपसे कह दिया कि 12 का मल्टीपल लिखो तो 12 का पहाड़ा लिखोगे, सिंपल बात है भाई। 12 का पहाड़ा लिखोगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 भाई, 12 3 36, 12 चौक 48, 60, 72, 84 और 96 भाई, और ऐसे ऐसे चलता जाएगा भाई, ठीक है, इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब मैं कहूँ आपसे, देखो गुणज के माध्यम से, गुणज के तरीके से, इस विधि से हम एलसीएम निकाल रहे हैं ना, तो गुणज लिखेंगे भाई। गुणज आपको पता ही है मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल आपको पता है क्या होगा? 12 का पहाड़ा ही होता है भाई मल्टीपल। तो अब मैं कहूँ 16 का मल्टीपल लिख के दिखाओ, यानी कि 16 का गुणज लिख के दिखाओ, तो 16 एकम 16 भाई, 16 दूनी 32, 16 3 48 भाई, और 16 चौके 64,
ठीक है। और 16 पंजे 80 और 16 छिक्के 96 भाई, और ऐसे ऐसे चलता जाएगा भाई ये, ठीक है ना, ऐसे ऐसे चलता जाएगा भाई, ठीक है दोस्तों। अच्छा, हमने इस तरीके से निकालने मल्टीपल के तरीके से गुणज लिख लिए भाई दोनों के, ठीक है। मैंने इसका आपसे एलसीएम पूछा था, देखो इसका एलसीएम आप मुंह जबानी बता सकते हो भाई, बता सकते हो ना, 12 और 16 का आपको पता है 48 होता है भाई, ठीक है। लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से कैसे बताते हैं। आपके पास एग्जाम में आ गया कि इस तरीके से निकालो भाई मल्टीपल के अकॉर्डिंग, कौन सा ऑप्शन में आ गया क्या ये ठीक है मल्टीपल के अकॉर्डिंग या ये ठीक है भाई, तो आपको फटाफट टिक कर दोगे भाई कौन सा ठीक है भाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से कैसे निकालोगे मल्टीपल के तरीके से, गुणज के तरीके से, पहले गुणज लिख लिए भाई हमने, ठीक है ना, गुणज लिख लिए। उसके बाद क्या देखोगे, कॉमन देखोगे भाई, कॉमन देखोगे। कॉमन मतलब क्या होता है भाई, मैंने क्या बताया, जो हर जगह मौजूद हो, जो हर जगह मिल जाए भाई आसानी से, ठीक है। देखो 12 इसमें है 12 नहीं है, तो यानी कि कॉमन नहीं है ना, हर जगह मिल जाए यानी कि दोनों लाइन में मिल जाए आपको, वही तो होता है कॉमन, जो दोनों जगह मिल जाए वही कॉमन होगा। क्या 24 इसमें है, नहीं है। क्या 36 इसमें है, नहीं है। क्या 48 इसमें है, आप कहोगे हाँ जी, तो हमें एक फर्स्ट जो कॉमन हमारा वो मिल गया भाई, मिल गया नहीं, शाबाश बताओ, जो फर्स्ट जो हमारा कॉमन है वो मिल गया ना। देखो कॉमन ही तो पता कर, देखो गुणज लिखे पहले हमने, फिर उसके बाद हमने क्या देखना भाई, कॉमन। कॉमन क्या है भाई, 48 इसमें था, इसमें भी है भाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो और भी कुछ है क्या कॉमन, 60 है इसमें, नहीं है। 72 है इसमें, नहीं है। 84 है, नहीं है। 96 है, आप कहोगे हाँ सर 96 भी है भाई, ये 96 भी है भाई। तो आपको कितने कॉमन मिल गए, शाबाश बताओ, कितने कॉमन मिल गए, 2 कॉमन मिल गए। पहले गुणज लिखे आपने, फिर आपने देखे कॉमन भाई, आपको कॉमन कितने मिले, 2। कितने कितने, कौन से 48 और 96 भाई। देखो 48 इसमें भी है और इसमें भी है ना, सॉरी 48 इसमें भी है और इसमें भी है, और 96 इसमें भी है और इसमें भी है। देखो मैंने लिख लिया भाई कॉमन। अच्छा, अब इसके बाद बारी आती है सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन सा है इनमें से, इन दोनों में से सबसे छोटा कौन है, आप क्या 96 है, तो आप कहोगे क्यों मजाक कर रहे हो सर, 48 दिख रहा है अलग से, तो आप क्या कहोगे 48 जो सबसे छोटा है भाई। तो ये होगा आपका एलसीएम भाई, क्या होगा आपका एलसीएम 48 भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है 48। ये था आपका गुणज विधि द्वारा, ठीक है, गुणज विधि द्वारा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई होगी भाई, ठीक है भाई। चलें आगे। अच्छा, अब आपको मैं एलसीएम है जो उसकी डेफिनेशन बताता हूँ भाई क्या होती है। एलसीएम जो है उसकी डेफिनेशन बताता हूँ भाई क्या होती है। देखो लिखो भाई, एलसीएम की डेफिनेशन लिखो भाई क्या होती है। एलसीएम को मतलब कैसे डिफाइन कर सकते हो आप क्या कहोगे कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह संख्या क्या कहलाती है, उनकी एलसीएम कहलाती है भाई। देखो मैं लिख देता हूँ भाई, आपको बताऊंगा इस लैंग्वेज, इस डेफिनेशन का मतलब भी बताऊंगा। देखो वह, हम एलसीएम की डेफिनेशन लिख रहे हैं मैं, डेफिनेशन, ठीक है। वह छोटी, इसका आंसर हमारा क्या आया था भाई, एलसीएम कितना आया था 48 भाई। देखो इसके अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊंगा, आपको इस जो लाइन है ना इसका मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है भाई। वह छोटी से छोटी, अब देखो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी, इनमें से छोटी कौन सी थी भाई, 96 थी या 48 था, 48 थी ना। तो इसके बारे में बात हो रही भाई, वह छोटी से छोटी संख्या मतलब कि 48, इसके बारे में बात हो रही है 48 के बारे में। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, जो दी गई संख्याओं से, संख्याओं कौन सी है भाई, 12 और 16। देखो इस सवाल को लेकर मैं ये डेफिनेशन लिख रहा हूँ भाई। ये देखो वह छोटी से छोटी संख्या, ये 48 की बात हो रही है भाई। वह छोटी से छोटी संख्या 48 जो दी गई संख्याओं से, कौन सी संख्या दी गई है, 12 और 16, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित, विभाजित हो जाए। देखो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो उन संख्याओं का
का एलसीएम कहलाती है भाई, वो उन संख्याओं का एलसीएम कहलाता है या कहलाती है भाई। वह उन संख्याओं का, यहाँ वह भी लिख सकते हो, वो उन संख्याओं का एलसीएम कहलाती है भाई। देखो अब देखो, वह छोटी से छोटी संख्या 48 के बारे में बात हो रही है, दी गई संख्याओं से 12 और 16 दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो उन संख्याओं का एलसीएम कहलाती है भाई। देखो 12 और 16 से आप इसको काट सकते हो ना, काट सकते हो ना, यही तो बात बोली इसमें। तो 12 और 16 से छोटी संख्या कौन सी है, 48, और 12 और 16 संख्या दी हुई हैं, इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी भाई। 12 से भी इसको डिवाइड कर सकते हो और 16 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो उन संख्याओं का, इन संख्याओं का एलसीएम कहलाएगी ये संख्या। ठीक है, ये डेफिनेशन थी भाई इसकी, आप उतार सकते हो भाई इससे। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह उन संख्याओं का एलसीएम कहलाती है या फिर कहलाता है भाई। ठीक है ना, तो देखो भाई, आपको मैं बिल्कुल जीरो या बेसिक से लेके चल रहा हूँ भाई। ठीक है ना, मैं ये समझता हूँ आपको कुछ नहीं आता भाई, इसमें टाइम लग सकता है भाई, पर आपको बिल्कुल क्लियर कराया जाएगा भाई। देखो भाई, अब जो हम देखेंगे भाई, सेकंड देखेंगे भाई, कौन सा, जो अब कुछ विधियाँ देखेंगे भाई। ठीक है, एलसीएम निकालने की कुछ विधियाँ देखेंगे, एलसीएम निकालने की कुछ विधियाँ, जो इंपॉर्टेंट विधियाँ ना वो देखेंगे भाई। एलसीएम निकालने की विधियाँ भाई। ठीक है, या आप बोल सकते हो भाई मेथड देखेंगे फाइंड टू एलसीएम के। ठीक है, मेथड देखेंगे किसके, फाइंड टू एलसीएम, यानी कि एलसीएम प्राप्त करने की मेथड देखेंगे भाई। ठीक है, ये भी बोल सकते हो, विधियों को आप क्या बोल सकते हो, मेथड बोल सकते हो भाई, यानी कि तरीके कौन से होंगे भाई। ठीक है, जो आपका जो तरीका रहेगा, आपका नेक्स्ट जो तरीका रहेगा वो रहेगा भाई कौन सा, अभाज्य गुणनखंड विधि भाई। ठीक है, ये रहेगा, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो भाई प्राइम फैक्टर मेथड भाई। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो भाई, प्राइम फैक्टर मेथड भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, इस तरीके से आपको एलसीएम कैसे निकालना है वो मैं आपको सिखाऊंगा भाई। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम निकालने से पहले जो आपके सामने ये जो दो वर्ड लिखे हुए हैं, फैक्टर यानी कि गुणनखंड, अभाज्य या प्राइम, इनके बारे में जान लेते हैं भाई थोड़ा थोड़ा कि ये होते क्या हैं भाई। देखो गुणनखंड क्या होता है भाई, ये आपने बहुत पहले सीख रखा होगा भाई, गुणनखंड क्या होता है भाई। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ भाई, कोई संख्या 16 ले ली मान लो। ठीक है, और मैंने आपसे पूछा कि आप इसके गुणनखंड बताओ भाई, आप इसके गुणनखंड बताओ भाई 16 के, तो आप क्या कहोगे, सर इसका पहला जो गुणनखंड होगा वो होगा 1 भाई। ठीक है, और जो उसके बाद होगा 2, और फिर होगा 4, फिर होगा 8, और फिर होगा 16 खुद भाई। ठीक है ना, अब देखो ये तो है क्या, गुणनखंड यानी कि फैक्टर, और वो जो हमने पहले किया था वो था गुणज। आप इन कंफ्यूज मत हो ना, दोनों चीज़ अलग हैं भाई, दोनों चीज़ अलग हैं। कैसे अलग हैं, उसकी तो कोई संख्या ही नहीं थी, मानी यानी कि अनंत तक था भाई, उसकी संख्या हम काउंट नहीं कर सकते थे, लेकिन इसकी संख्या सीमित है भाई। देखो इसकी संख्या सीमित है। ठीक है ना, उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर था, जो सबसे बड़ा गुणज था, उसको हम फाउंड कर नहीं सकते थे क्योंकि अनंत तक होती थी। इसमें हम सबसे बड़ा जो फैक्टर है उसको बता सकते हैं भाई, ये है सबसे बड़ा फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड ये होता है भाई, यानी कि वो खुद संख्या होती है भाई। अगर मैं कहूँ कि आपसे कि सबसे छोटा जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, इसमें तो होगा 1 भाई, और ये कहूँ कि सबसे जो छोटा गुणज यानी कि मल्टीपल होगा वो क्या होता था, वो संख्या होती थी खुद, लेकिन इसमें क्या है, इसमें चेंज है, इसलिए अलग है भाई। दोनों चीज़ इसमें कंफ्यूज मत होना, देखो कंडीशन भी बिल्कुल अलग है दोनों की। उसकी संख्या तो कोई सीमित ही नहीं थी, लेकिन इसकी संख्या सीमित है। ठीक है, इसका हम जो लास्ट यानी कि सबसे जो बड़ा है, सबसे बड़ा गुणनखंड उसको बता सकते हैं, लेकिन उसका सबसे जो बड़ा गुणनखंड है, सॉरी बड़ा गुणज है, उसको हम बता नहीं सकते थे क्योंकि अनंत होती है भाई, उसमें पता ही नहीं है कितना क्या होगा भाई। लेकिन इसका जो
सबसे छोटा, या मैं कहूँ सबसे छोटा या सबसे पहला जो गुणनखंड होगा वो कौन सा होता है भाई? सबसे छोटा गुणनखंड ये होता है भाई 1, सबसे छोटा गुणनखंड भाई। सबसे छोटा गुणनखंड भाई, ठीक है। आपको पता लग गया होगा भाई सबसे छोटा गुणनखंड कौन सा होता है भाई? 1 भाई। और सबसे बड़ा वो खुद संख्या होती है भाई, ठीक है दोस्तों। वे सभी संख्याएं भाई, वे सभी संख्याएं, देखो वे सभी संख्याएं, ये है सभी संख्याएं, ठीक है, जो दी गई संख्या से जो दी गई संख्या को पूर्णतः डिवाइड कर दें या भाग कर दें भाई, ठीक है। ये सभी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः भाग कर दें। समझ गए आप? इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। जो दी गई संख्या है ना, ये दी गई संख्याएं, जो दी गई संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः भाग कर दें, वो क्या कहलाते हैं भाई? वो कहलाते हैं भाई गुणनखंड, ठीक है। पता लग गया होगा ना, जो दी गई संख्याएं हैं वो जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं, पूर्णतः भाग करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे भाई? गुणनखंड, ठीक है। वो उस संख्या के क्या कहलाएंगे? गुणनखंड कहलाएंगे भाई। पता लग गया होगा भाई, फिर आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो भाई एक बार फिर। जो दी गई संख्याएं हैं, जो दी गई संख्याएं हैं और जो दी गई जो एक संख्या है उसको पूर्णतः डिवाइड कर दें, पूर्णतः अगर डिवाइड कर देते हैं तो वे इस संख्या के गुणनखंड कहलाएंगे भाई, ठीक है। आप नोट करके लिख सकते हो भाई, ठीक है ना। और इसमें सबसे छोटा गुणनखंड होता है वो कौन सा होता है भाई? शाबाश बताओ 1। और जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है वो खुद संख्या होती है भाई। और गुणज में क्या था? सबसे जो छोटा गुणज होगा वो कौन सी क्या होता था? वो खुद संख्या होती थी। और सबसे बड़ा जो गुणज होगा वो हम पता नहीं लगा सकते क्योंकि अनंत तक होती थी। ये इनमें डिफरेंस है भाई, ठीक है। आपको गुणनखंड के बारे में पता लग गया होगा भाई, उम्मीद करते हैं दोस्तों। अच्छा, अब इसके साथ साथ एक चीज़ और दी हुई भाई, प्राइम, अभाज्य। अभाज्य नंबर आपसे मैं पूछूं कि क्या होते हैं भाई, तो क्या बताओगे? अभाज्य नंबर के बारे में क्या बताओगे? वे संख्या जो अपने आप से या एक से, जो अपने आप से और एक से डिवाइड हो जाएं, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं, वो क्या होती हैं भाई? वो अभाज्य संख्या होती हैं भाई। जैसे कि मान लो 3 है भाई, एग्जाम्पल के लिए 3 किस से डिवाइड हो सकता है? 3 या तो अपने आप से डिवाइड हो सकता है भाई, देखो 3 या तो अपने आप से डिवाइड हो सकता है भाई, ठीक है, या एक से डिवाइड हो सकता है भाई। तो यही तो है प्राइम नंबर, जो प्राइम जो इसकी डेफिनेशन है अभाज्य की डेफिनेशन यही तो है कि वह संख्या जो अपने आप से या फिर एक से, जो अपने आप से या एक से, इन दोनों के अलावा किसी से डिवाइड ना हो, वो क्या कहलाती है भाई? अभाज्य। समझ गए आप? अब देखो इसके साथ अभाज्य दिया हुआ है गुणनखंड के साथ, गुणनखंड का तो आपको पता लग गया भाई, अभाज्य का भी पता लग गया कि कौन से होते हैं भाई अभाज्य, ठीक है ना। तो सबसे छोटा जो अभाज्य होता है वो होता है 2 भाई, ठीक है। फिर 3, 5, 7, ठीक है, ऐसे करके 11, 13 ऐसे चलते जाते हैं भाई, ठीक है। सबसे छोटा, ये क्वेश्चन बनता है काफ़ी बार कि सबसे जो छोटा अभाज्य नंबर होता है वो कौन सा होता है भाई? 2 होता है भाई, ध्यान रखना भाई इस चीज़ का, ठीक है ना। अब देखो गुणनखंड का तो आपको पता ही लग गया भाई क्या होता है भाई गुणनखंड। वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः डिवाइड करते हैं, वे उस संख्या के क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे, यानी कि गुणनखंड कहलाएंगे। अभाज्य का भी आपको पता लग गया। अब जब अभाज्य इसके साथ जुड़ा हुआ है, अब जब अभाज्य यानी कि प्राइम इसके साथ जुड़ा हुआ है तो फैक्टर भी, या मैं कह सकता हूँ गुणनखंड भी अभाज्य चाहिएंगे भाई। समझे आप बात को? जब इसके साथ अभाज्य गुणनखंड लिखा हुआ है तो गुणनखंड को निकालने हैं, लेकिन वे कौन से होने चाहिए? अभाज्य होने चाहिए। समझ गए आप? जब इसके साथ देखो अभाज्य है ना, अभाज्य लिखा हुआ है गुणनखंड के साथ, तो अभाज्य तो गुणनखंड तो निकालने हैं, गुणनखंड तो निकालने ही आपको, लेकिन वे कौन से होने चाहिए? अभाज्य। ये ध्यान रखना भाई, इसमें प्राइम फैक्टर में कौन से गुणनखंड कौन से होने चाहिए? अभाज्य होना चाहिए, यानी कि प्राइम फैक्टर होने चाहिए भाई, ठीक है। तो कैसे निकालोगे भाई? अच्छा, अब इस तरीके पे आते हैं भाई। आपको प्राइम का पता लग गया, फैक्टर का पता लग गया, मेथड का आपको पता ही है भाई, ये विधि होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो एग्जाम्पल मैं वही रखता हूँ भाई, सेम 12 और 16, ठीक है। मैं कहूँ आपसे कि आप मुझे इनका एलसीएम बता के दिखाओ भाई, इस विधि द्वारा, प्राइम फैक्टर विधि द्वारा भाई। तो आप कैसे निकालोगे? तो आप कैसे क्या करोगे? आप उठाओगे भाई इसको, इस संख्या को भाई, ठीक है, इस संख्या को उठाओगे और जब तक डिवाइड करते जाओगे जब तक एक नीचे एक नहीं आ जाता भाई, ठीक है। अब 2 से करो भाई, 2 6 12, ठीक है, 2 3 6 भाई, ठीक है। 3 से करो भाई, अब 3 एकम 3 भाई, ठीक है ना। तो नीचे 1 आ गया ना, अब छोड़ दो भाई। तो कितने आए भाई ये फैक्टर, ये गुणनखंड कितने आए भाई? 2 2 3 भाई। इसको आप लिख दो भाई इसके सामने, ये जो फैक्टर आए हैं ना, ये गुणनखंड आए हैं, इसको इसके सामने लिख दो भाई, क्योंकि ये 12 के हैं तो 12 के सामने लिखे जाएंगे, सिंपल बात है भाई, ठीक है। अच्छा, अब इसके फैक्टर तो हमने लिख लिए, अब निकालो भाई इसके 16 के फैक्टर, 16 के भी निकाल दो भाई, आसान है भाई। 2 8 16 भाई, ठीक है, 2 चौके 8, ठीक है ना, 2 दूनी 4 भाई, और 2 एकम 2 भाई,
ठीक है, ये निकाल दी भाई। तो इसके जो फैक्टर हो गए वो कौन कितने कितने हो गए भाई, 2 2 2 कितनी बार, 4 बार भाई। तो 2 × 2 × 2 × 2 भाई। ठीक है दोस्तों, ये हो गया भाई। अब देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम। ध्यान रखना भाई, एलसीएम निकालने की विधियां सीख रहे हैं हम। अब पहली विधि मैंने निकाल के दिखा दी थी गुणज द्वारा, यानी कि मल्टीपल द्वारा। अब जो सेकंड जो विधि है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम एलसीएम निकाल रहे हैं भाई। कैसे निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे कौन से, अभाज्य। ये हमने गुणनखंड कर दिए कौन से, अभाज्य भाई। ठीक है, अब देखो अब करना क्या है। अब जो भी आपको कॉमन दिखे ना, जो भी आपको ऊपर नीचे कॉमन दिखे, कॉमन का मतलब मैंने बता दिया जो हर जगह मिले, पता है ना आपका कॉमन का। जो भी आपको कॉमन मिले उसको आप एक बार लिख दो, उसको आप एक बार लिख दो, और जो कॉमन ना हो उसको आप एज इट इज उतार के लिख दो, बस उसकी मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास एलसीएम आ जाएगा भाई इस विधि द्वारा, प्राइम फैक्टर विधि द्वारा। देखो आपको ये दिख रहा है भाई, ये 2 × 2 यहाँ पर भी है, 2 × 2 यहाँ पर भी है। तो मैंने क्या बताया, जो भी आपको कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन है, सेम सेम दिख रही है, इसकी तस्वीर जैसी एक जैसी दिख रही है, उस चीज़ को आप एक बार लिख दो, 2 × 2। इस चीज़ का खेल खत्म। ठीक है, इस चीज़ का खेल खत्म। ये कॉमन था ना, तो इनमें से मैंने एक बार उठाकर लिख दिया भाई। कॉमन को एक बार लिखना है, ध्यान रखना, कॉमन को एक बार लिखना है, हर बार ध्यान रखना भाई। ठीक है, और जो कॉमन ना हो, क्या देखो 2 × 2 ऊपर है, नहीं है, 3 है नीचे, नहीं है, तो कॉमन नहीं है ना। अगर जो कॉमन नहीं हो उसको एज इट इज लिख दो भाई, 2 × 2 और × 3 भाई, इसको एज इट इज लिख दो भाई। इनकी कर दो मल्टीप्लाई भाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48 भाई। तो देखो उस विधि द्वारा भी, गुणज विधि द्वारा भी क्या एलसीएम आया था आपका 48 भाई। और प्राइम फैक्टर मेथड द्वारा भी क्या आपका एलसीएम आया भाई 48 भाई। ये आपको सिखाना था भाई। ठीक है, चलो दोस्तों, आपको कल शायद कम समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं भाई। देखो आपको बिल्कुल इस एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई कॉमन का क्या फंडा था। देखो एग्जाम्पल के लिए ले लिया मैंने 20 और 25। मैंने कहा आपसे कि इसका आप एलसीएम बताओ। देखो मैं आपको विधि सिखा रहा हूँ, मैं आपको मतलब ये नहीं बता रहा कि इसका तो एलसीएम पता ही है भाई, 100 होगा। ठीक है, 20 25 का एलसीएम 100 ही होता है। मैं आपको विधि के द्वारा बता रहा हूँ भाई। ठीक है ना, आपको विधियों के द्वारा, आपको मेथड के द्वारा आपको एलसीएम लेकर सिखा रहा हूँ भाई। ठीक है ना, हम टॉपिक के एलसीएम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना भाई। ऐसे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में ना, सॉरी नेक्स्ट क्लास में भाई, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, अब देखो 20 और 25 का एलसीएम आपको डायरेक्ट पता है 100 ही होता है भाई, लेकिन हम क्या कर रहे हैं भाई, गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा, तो इसके गुणनखंड करेंगे, वो भी कौन से, अभाज्य। ठीक है, तो आप किसको लेगो, 20 को उठाओगे भाई, 2 से काटोगे 10 पे जाएगा भाई, फिर 2 से काटोगे 5 पर जाएगा भाई। ठीक है, फिर 5 से काटोगे 1 पर जाएगा। ठीक है, जब तक 1 नहीं आ जाता नीचे, जब तक आप डिवाइड करते रहो भाई। ठीक है, 2 × 2 × 5 भाई। तो इसका जो प्राइम फैक्टर है वो कितने हैं भाई, 2 × 2 × 5 भाई। ठीक है, अच्छा अब 25 के कितने आएंगे भाई, आपको पता ही है 5 × 5 होता है 25। आप ऐसे करोगे तो भी 5 × 5 ही आना भाई। ठीक है, 25 का क्या होगा भाई प्राइम फैक्टर, देखो 5 5 25 भाई, और 5 एकम 5 में, देखो 5 × 5 ही आया ना, यही बताया था भाई मैंने, 5 × 5। ठीक है, अच्छा अब चीज़ जो मैं बता रहा हूँ उसको सीखने की कोशिश करो। क्या बताया था मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जो चीज़ कॉमन हो ना उसको एक बार लिख दो आप। इसमें कॉमन क्या दिख रही है आपको, क्या 2 × 2 नीचे दिख रहा है भाई, क्या 2 ही दिख रहा है आपको नीचे, आप कहोगे नहीं दिख रहा भाई। ये 2 दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा, 2 ही नहीं दिख रहा, 2 की शकल ही नहीं है नीचे। अगर 5 है ऊपर तो 5 दिख रहा है आपको, हाँ सर, आप कहोगे कि हाँ ये भी 5 ये भी 5 है, तो इनमें से कोई भी एक 5 उठा लो भाई, चाहिए उठा लो, चाहिए उठा लो। तो मान लो ये 5 उठा लिया भाई, ये दोनों कॉमन है भाई। ठीक है, ये दोनों कॉमन है, तो इनमें से मैंने एक 5 को लिखना भाई, ऊपर नीचे होना उनमें से एक को लिख दो भाई आप नीचे। कॉमन को एक बार लिखना भाई, ध्यान रखना, कॉमन को एक बार ही लिखना है। ठीक है, आपने इसको उतार लिया, और जो बच गए ना, जो कॉमन नहीं है उसको एज इट इज उतार दो भाई। क्या बच गया कॉमन, क्या नहीं है भाई, 5 नहीं है, और नहीं है ना 5, तो इसको 5 लिख दो भाई। ठीक है, और 2 × 2 बच गया भाई, 2 × 2। ठीक है, आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा। देखो 5 5 25 है, और 25 दूनी 50, और 50 दूनी 100 भाई, तो 100 ही एलसीएम आना था भाई। उम्मीद करते हैं आपको प्राइम फैक्टर मेथड आ गया होगा भाई। ठीक है, प्राइम फैक्टर मेथड द्वारा आपको एलसीएम लेना भी आ गया होगा। अच्छा चलो भाई, अब जो नेक्स्ट विधि आपकी, जो नेक्स्ट मेथड है भाई, वो है डिवीजन मेथड भाई। कौन सा भाई, डिवीजन मेथड। इस मेथड के द्वारा आप कैसे एलसीएम फाउंड कर सकते हो भाई। देखो भाई,
डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि। भाग विधि द्वारा एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं हम। सेम क्वेश्चन तो एग्जाम्पल तो हम सेम रखेंगे भाई, 12 और 16, ठीक है। 12 और 16 का एलसीएम बताओ किस विधि द्वारा, डिवीजन मेथड द्वारा। अभी हमने इससे पहले क्या सीखा, कौन सा सीखा था, फैक्टर प्राइम फैक्टर मेथड द्वारा सीखा था भाई एलसीएम निकालना, और अब सीख रहे हैं भाई डिवीजन मेथड भाग विधि द्वारा। तो कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, देखो आपने 5वीं 6ठी क्लास में आपने ये भाग विधि सीखी होगी भाई। कैसे, 12 और 16 को ऐसे लिखकर जब तक हम डिवाइड करते जाएंगे जब तक हम नीचे एक एक नहीं आ जाए। और किससे करेंगे, प्राइम नंबर से भाई, ध्यान रखना भाई इस चीज़ का, किससे डिवाइड करते जाएंगे, प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर कौन से होते हैं भाई, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। ऐसे ऐसे करते आगे बढ़ जाओगे भाई। तो इन नंबरों से आपको डिवाइड करना, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है दोस्तों। किन नंबरों से डिवाइड करोगे, प्राइम नंबर से। ये सीखा होगा ना, ये भाग विधि आपने सीख रखी होगी भाई पहले भी, ध्यान थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। कैसे करते हैं भाई, 12 और 16 को लिखते हैं इकट्ठा भाई, ठीक है। और जब तक इसको डिवाइड करते हैं जब तक एक एक नहीं आ जाता, लेकिन डिवाइड किससे करेंगे, प्राइम नंबर से, प्राइम नंबरों से भाई, ठीक है। तो पहले प्राइम नंबर से करेंगे, सबसे छोटे से उठाएंगे 2 से भाई। तो 2 छिक्के 12 भाई, 2 8 16, ठीक है दोस्तों। अब 2 से कट रहा है तो 2 से ही काटेंगे, 2 3 6, 2 चौके 8 भाई, ठीक है। अब फिर 2 से ही कट रहा है भाई, 3 नहीं कट रहा तो 3 को ऐसे उतार लो भाई, 2 दूनी 4 भाई, ठीक है। अब फिर 2 से कट रहा है भाई, 3 नहीं कट रहा ना 2 से, तो ऐसे उतार लो, 2 एकम 2, तो 3, तो अब तो कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3 और 1 का 1 एच डी जाएगा अभी, ठीक है। अब ये आ गया आपका पास, क्या आया देखो, ये आ गया आपके पास डिवीजन मेथड द्वारा ये फैक्टर आ गया भाई इसके, ठीक है। इसको आप लिख लो भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 भाई। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48 भाई। क्या आंसर है भाई आपका 48। ये आ गया आपका एलसीएम भाई। ये होगा भाग विधि द्वारा एलसीएम कैसे निकालते हैं भाई। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है दोस्तों। आया समझ में, लग गया पता, भाग विधि द्वारा डिवीजन मेथड द्वारा। ये मेथड बिल्कुल आसान है भाई, धीरे धीरे हम शॉर्टकट मेथड पे जाते जाएंगे भाई, ठीक है ना। धीरे धीरे शॉर्टकट मेथड पे, ये तो थोड़ा लेंथी मेथड है भाई, ये प्राइम फैक्टर, ये तो मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, मतलब बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ भाई चीज़ों को, ठीक है ना। ऐसे ऐसे भी होता है भाई, ऐसे ऐसे भी एलसीएम निकलता है भाई। ये आपको डिवीजन मेथड आपको समझ में आ गया होगा, ये तो अब भी करते होगे आप, ठीक है ना, अब भी इसी तरीके से निकालते होगे भाई, ठीक है ना। और प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर द्वारा आपको इसको डिवाइड करते जाना भाई, और जो आ जाएगा ना ये फैक्टर आएंगे उनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एलसीएम आ जाएगा भाई, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 2 भी संख्या हो सकती थी, 3 भी हो सकती थी भाई, तीनों को आप साथ लिख लोगे, ठीक है। तीनों होंगी तो भी लिख सकते हो भाई, कितनी भी हो भाई, ठीक है ना। तो अब कुछ क्वेश्चन करेंगे दोस्तों जो पावर के ऊपर बेस आते हैं ना, पावर पे ऊपर बेस होते हैं क्वेश्चन कुछ, वे करेंगे भाई। आपको 3 विधि सिखा दी भाई मैंने, ठीक है ना, एलसीएम निकालने की। अब आपको देखो एलसीएम आपसे ये तो पूछेगा नहीं 12 और 16 का एलसीएम बताओ भाई, आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन देगा भाई, किस किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बताता हूँ भाई, ठीक है। देखो एक तो होते हैं पावर वाले भाई, फिर होते हैं भिन्न वाले, फ्रैक्शन वाले। अब आपको धीरे धीरे बताऊंगा भाई मैं कौन से होते हैं। देखो देखो दोस्तों, पहले सीखेंगे हम जो पावर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, पावर वाले। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल ही है, वैसे ही बता रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है ना। तो देखो अब आपको एलसीएम जो पावर में संख्या होती है उनका एलसीएम कैसे लेते हैं वो बताया जाएगा भाई, ठीक है। देखो क्वेश्चन है भाई, मान लो ए है 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 2 भाई, ठीक है। और जो बी है वो वैल्यू दी हुई भाई 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 5 भाई, ठीक है। मैं कहूँ आप इनका एलसीएम लेके बताओ। अब ये तो है नहीं आपके पास, ये 16 अभी तक मैं एग्जांपल ले रहा था भाई, 12 और 16 का एलसीएम लेके बताओ, ये ऐसे तो एग्जाम में आने से रहे भाई। अब जो किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना वो उन पे चलेंगे भाई हम, ठीक है ना। अब उनको देखेंगे भाई किस किस टाइप के आ सकते हैं एलसीएम के ऊपर बेस भाई क्वेश्चन। देखो एक तो होता है पावर वाला बनता है भाई क्वेश्चन, कि जो पावर में वैल्यू दे देगा आपसे ए और बी ऑप्शन, मतलब ये दे देगा कि ए तो एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है, इन दोनों में आप एलसीएम बताओ भाई, ठीक है। ये 2 नंबर दे दिया आपको, इनका एलसीएम बताओ भाई। तो कैसे बताओगे आप, ये तो नहीं, अब इनको खोल के लिखोगे 2 की पावर कितनी होती है भाई 5, फिर उनको 3 की पावर 2 कितनी होती है भाई, उनको गुणा करोगे,
फिर इसकी गुणा करोगे, इनको खोलोगे, फिर मल्टीप्लाई करके बताओगे, ऐसा इतना लंबा प्रोसेस तो करोगे नहीं भाई, ठीक है। ये भाई कंपटीशन एग्जाम का खेल है भाई, इतना लंबा तो चलेगा नहीं भाई, क्योंकि एक ही क्वेश्चन कर पाओगे भाई पूरे में पेपर में, ठीक है ना। तो आप कैसे करोगे, देखो देखो अब सीखो भाई कैसे करने हैं भाई। जब भी पावर वाले क्वेश्चन आ जाए और आपसे एलसीएम लेने के लिए कहे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप दोनों पार्ट में कॉमन देखोगे भाई। कॉमन क्या है भाई, कॉमन आपको देखो दो भी दिख रहा है भाई, जो बेस में है ना वो देखोगे कॉमन, ये नहीं कि पावर वाले कॉमन देखना भाई, जो बेस में कॉमन है ना, बेस में वो कॉमन देखोगे भाई। दो इसमें है, हाँ जी इसमें है, दो इसमें है, हाँ जी है इसमें, तो दोनों में कॉमन हो गया ना। जो यहाँ पर हर जगह मौजूद हो, कॉमन क्या होता है, जो हर जगह मौजूद हो तो उसको बोलते हैं कॉमन। तो यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो है, तो दो आप लिख लोगे यहाँ पर भाई, ठीक है। फिर आप देखोगे उसके बाद क्या तीन इसमें है, तीन इसमें भी है, तो तीन भी कॉमन है भाई, तो इनटू में लिखोगे तीन भाई। ये सबसे पहला स्टेप आप लोग को करना है भाई। सबसे पहले क्या देखना है, कॉमन देखना है। कॉमन में क्या देखना, पावर नहीं बेस देखना है, ठीक है। बेस देखना कॉमन में क्या है नहीं, आपने देख ली ना, बेस देख लिया भाई, दो भी है कॉमन, तीन भी कॉमन है। अच्छा अब आते हैं पावर पे, अब आते हैं पावर पे। पावर आपको कौन सी लिखनी है भाई, पावर आपको वो लिखनी है जो दोनों में सबसे बड़ी पावर हो। देखो दो, यहाँ पर 2 की पावर 5 है और यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो इन सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 की, शाबाश बताओ। जो सबसे बड़ी पावर है ना 2 की, वो लिखनी है। एलसीएम में ध्यान रखना, जो सबसे बड़ी पावर होती है, मैक्सिमम पावर होती है, वो लिखी जाती है। ध्यान रखना भाई इस बात का, ठीक है ना। एलसीएम में सबसे बड़ी पावर होती है वो लिखी जाती है। इनमें दो में देखो 2 है ना, कॉमन 2 था। अब देखेंगे पावर, अब 2 पे पावर कौन सी बड़ी है, जो कॉमन लिख दिया यहाँ पे, वो अब उसका दूसरा नंबर क्या आता है, दूसरा स्टेप क्या आता है, उसकी पावर देखना। यानी कि दोनों उसमें पार्ट में कि कौन सी पावर बड़ी है, तो पावर बड़ी कौन सी है, 5 बड़ी है 3 बड़ी है, तो आप कहोगे 5 बड़ी है, तो 2 की पावर 5 करोगे, यहाँ पर 5 पावर लिखोगे भाई, ठीक है। अब आते हैं इसमें सेकंड में कि यहाँ पर 3 कॉमन था, तो 3 कॉमन था, तो इनमें दोनों में ये देखेंगे, दोनों में ये देखेंगे कि पावर 3 की सबसे बड़ी कौन सी है, क्या 3 की पावर 5 बड़ी है, 3 की पावर 2 बड़ी है, तो आप कहोगे 3 की पावर 5 बड़ी है, तो आप कहोगे 3 की पावर 5। ये आपका एलसीएम हो गया भाई, ये आपका आंसर हो गया भाई, ठीक है। ये आपका एलसीएम हो गया, यानी कि आंसर हो गया भाई। अब इस संख्या से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, तो आपकी पूर्णतः संख्या डिवाइड हो जाएगी भाई। इस संख्या से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो भाई, ठीक है। इस संख्या से आप इसको डिवाइड कर सकते हो भाई, आपकी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी भाई। यही तो होता है ना, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह उन संख्याओं का एलसीएम कहलाती है भाई। यही तो लैंग्वेज होती है, यही तो डेफिनेशन होती है उसकी, एलसीएम की। पता लग गया ना। पहले देखेंगे कॉमन, फिर जो कॉमन आया है उनकी पावर देखेंगे कौन सी ज़्यादा है, वो उसकी पावर लिख देंगे भाई, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा भाई। सेकंड जो देखेंगे हम एग्जाम्पल ये रहेगा भाई आपका सेकंड, 2 की पावर, ए तो दिया भाई 2 की पावर 17, ठीक है, इंटू में 3 की पावर 19, इंटू में 5 की पावर 21 भाई, ठीक है। और जो बी पार्ट आपका वो है 2 की पावर 21, ठीक है, इंटू में 3 की पावर 19, इंटू में 5 की पावर 17 भाई, ठीक है। इसका आपको एलसीएम बताना भाई, एलसीएम बताओ भाई, ठीक है। पावर में जब भी कोई संख्या होती है तो उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं अभी मैंने बताया। क्या करोगे फर्स्ट स्टेप में देखोगे आप क्या कि बेस में कॉमन संख्या क्या क्या है भाई, ठीक है। दोनों पार्ट में बेस देखोगे कि कॉमन क्या क्या है भाई। यहाँ पर भी 2 है भाई, यहाँ पर भी 2 है, इसका मतलब कॉमन है भाई 2। पहले आप लिखोगे कॉमन लिखना भाई, पहले कॉमन लिखोगे भाई, कॉमन लिख ली, इसमें 2 कॉमन है भाई। क्या इसमें 3 है, आप कहोगे हाँ। क्या इसमें भी 3 है, आप कहोगे हाँ, तो इसका मतलब दोनों में कॉमन है, तो आप लिखोगे इंटू में 3 कॉमन है भाई। क्या इसमें 5 है, आप कहोगे हाँ। क्या इसमें भी 5 है, आप कहोगे हाँ जी, दोनों में कॉमन है ना 5, तो इंटू में 5 लिखोगे भाई। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है, आपको जो कॉमनली है ना 2, उसके ऊपर पावर देखनी है भाई, सबसे बड़ी पावर कौन सी है इन दोनों में। इन दोनों में देखो 2 यहाँ भी कॉमन था, यहाँ भी कॉमन था, लेकिन 2 पे पावर बड़ी कौन सी है, बड़ी वाली लिखनी है, मैक्सिमम पावर लिखनी है एलसीएम में। ध्यान रखना भाई दोस्तों, मैक्सिमम पावर लिखनी है एलसीएम के अंदर। मैक्सिमम पावर कौन सी है भाई, 17 है या 21, 2 की पावर सबसे बड़ी 21 है या 17, आप कहोगे 21 है, तो आप 21 लिख दोगे भाई, ठीक है। 3 की पावर देखनी है, अब 3 की पावर दोनों में सेम है ना भाई, तो लिख दो भाई, सेम है तो सेम लिख दो भाई, दोनों में सेम है तो सेम लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 5 है भाई कॉमन, 5 की पावर जो है वो कौन सी बड़ी है, शाबाश बताओ। ये 17 बड़ी है 5 की पावर या 21 बड़ी है, तो आप कहोगे 21 बड़ी है भाई, 21 बड़ी है तो आप 21 लिख दो भाई। ये आपका एलसीएम हो गया भाई, ये आपका आंसर हो गया भाई, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया भाई, यहाँ तक बताओ भाई।
अब इस संख्या को इससे आप डिवाइड कर सकते हो भाई, ये एलसीएम हो गया ना, इस संख्या से आप इसको डिवाइड आसानी से कर सकते हो भाई, इस संख्या से भी इसको आप आसानी से डिवाइड कर सकते हो क्योंकि एलसीएम होता है। एलसीएम का आपको पता है कि वह संख्या जो है छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह उन संख्याओं का एलसीएम कहलाती है भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई दोस्तों, थर्ड है भाई क्वेश्चन, ए पार्ट दिया हुआ भाई 2 की पावर 13 इंटू में 5 की पावर 31 इंटू में 7 की पावर 77 इंटू में 11 की पावर 707 भाई, ठीक है। और जो बी पार्ट हमारा दिया हुआ है वो दिया है भाई क्या, 3 की पावर 31 इंटू में 5 की पावर 9 इंटू में 13 की पावर 505 भाई, ठीक है। अब इसको करके दिखाओ भाई, इसको करके दिखाओ, इसका एलसीएम बताओ भाई क्या होगा, शाबाश, कोशिश करो भाई दोस्तों, कोशिश करो इस क्वेश्चन को करने की, बताओ भाई। पहला स्टेप क्या करना है, आपको कॉमन देखना भाई, क्या यहाँ 2 है, क्या यहाँ भी 2 है, आप कहोगे नहीं है, कहीं पर 2 नहीं है ना, तो नहीं है भाई। क्या यहाँ 5 है, आप देखोगे अब यहाँ 5 है, तो आप कहोगे हाँ सर यहाँ 5 है भाई, तो इसका मतलब 5 कॉमन है भाई, तो आप यहाँ लिख लोगे भाई 5 को, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद देखोगे आप क्या कि 7 है, यहाँ भी 7 है, नहीं है 7 कहीं भी, यहाँ पर 11 है, क्या यहाँ पर 11 है कहीं, नहीं है, और कोई कॉमन नहीं है केवल 5 के अलावा, देखो 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और कोई चीज़ कॉमन नहीं है भाई। बेस देखना आपको, बेस, ठीक है ना, बेस वैल्यू देखनी कॉमन में, ध्यान रखना, बेस किसको देखोगे कॉमन में, बेस वैल्यू को। बेस वैल्यू कौन सी होती है, ये वाली, और जो ऊपर होती है वो पावर होती है, ठीक है ना, वो ऊपर क्या होती है, पावर होती है भाई। 5 कॉमन था ना, तो 5 लिख लिया आपने भाई। अब देखो, अब क्या करेंगे, क्या करते हैं, 5 की पावर देखते हैं सबसे बड़ी कौन सी है, क्या 5 की पावर 9 बड़ी है या 5 की पावर 31 बड़ी है, तो आप कहोगे 5 की पावर 31 बड़ी है सर, तो आप लिख दो कि 5 की पावर 31 बड़ी। ये तो होगा कॉमन का काम तमाम, ठीक है। अब इसका काम हो गया ख़त्म भाई, ये कॉमन वाला खेल ख़त्म। देखो अच्छा, अब चीज़ घूमेगी, अब चीज़ घूमेगी क्या, अब जो कॉमन था ना वो तो आपने लिख लिया, अब देखो अब जो कॉमन नहीं है ना, देखो जैसे मैंने अभी एक विधि में बताया था, मेथड विधि में बताया था, कौन सी मेथड विधि में बताया था, फैक्टर जो प्राइम फैक्टर मेथड में बताया था ना, जो कॉमन हो उसको लिखते हैं एक बार, लिखते हैं ना, कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं होता उसको एज इट इज उतार के लिखते हैं भाई। तो अब जो कॉमन नहीं है ना, जो कॉमन नहीं है उन सभी को एज इट इज उतार के लिख दो भाई, ठीक है। तो आप लिखोगे भाई 2 है, 2 की पावर 13, ठीक है, फिर क्या है 3 है, जो बच गया ना सारा, जो कॉमन के अलावा जो भी सारा बच गया दोनों पार्ट में, उसको पूरे के उतार के लिख दो भाई, पूरे को उतार के लिख दो। अब 3 है ना, 3 की पावर 31 इंटू में 5 का तो काम हो ही गया भाई। इसके बाद आया है 7, 7 के बाद 7 की पावर कितनी है, 77। अब पावर वावर नहीं देखनी आपको, जो दिख रहा है ना जैसे जो बच गया वैसे के वैसे उतार दो भाई, जो कॉमन नहीं है, ठीक है। वो पावर कब देखते हैं, जब कॉमन होता है तब बड़ी पावर लिखते हैं भाई, ठीक है ना। जो कॉमन होता है ना चीज़ें, तब 2 वैल्यू कॉमन होती हैं, उसमें कंपैरिजन करते हैं कि बड़ी पावर कौन सी है, वो बड़ी पावर लिखते हैं कॉमन में, और जो कॉमन नहीं होता उसको एज इट इज उतारते हैं, ऐसे की ऐसे ही कॉपी करते हैं मतलब, ठीक है। 7 हो गया भाई, 7 के बाद आता है भाई 11, 11 की पावर 707, ठीक है, इंटू के बाद आता है भाई 13, 13 की पावर 505 भाई। ये आपका एलसीएम हो गया भाई, ये आपका आंसर हो गया भाई, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया, यानी कि एलसीएम हो गया भाई। यहाँ तक बताओ भाई आपको कैसा लगा, आ रहे हैं ना पावर वाले क्वेश्चन समझ में, उम्मीद करते हैं भाई आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे भाई, पावर वाले भी कर दो भाई रफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, भाई एक बार सीखो, अच्छे से सीखो भाई, ठीक है, बार बार रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक बार समझ लो अच्छे से। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 की पावर है 211, और फिर 5 की पावर है भाई, सॉरी 3 की पावर है 311 भाई, 5 की पावर है 511 इंटू में 7 की पावर है 711 भाई, ठीक है। और जो बी पार्ट में है वो क्या दिया भाई, 3 की पावर 302 भाई, सॉरी 3 की पावर 302, ठीक है, और इंटू में 5 की पावर 502 भाई, 5 की पावर 502 भाई, इंटू 7 की पावर 1200 भाई, 7 की पावर
7 की पावर 1200 वो इंटू में 11 की पावर 1300, 11 की पावर 1300 और 13 की पावर 1400 भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, इसको सोल्व करो भाई, इसका एलसीएम निकाल के बताओ शाबाश। निकालो, बताओ शाबाश बताओ। चलो भाई करते हैं। देखो पावर में एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे, कॉमन। ठीक है, कॉमन देखेंगे ना। देखो 2 इसमें है, 2 इसमें है कहीं पे, आप कहोगे नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं है भाई। ठीक है, 2 कॉमन नहीं है। इसके बाद क्या कॉमन है भाई, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पर भी है, तो आप 3 को लिख लोगे भाई यहाँ पर। ठीक है, फिर 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, कॉमन निकला है ना आपको, 5 को लिख लोगे भाई। 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, 7 को लिख लोगे भाई। ठीक है, ये हो गया कॉमन का काम। पहले कॉमन को निपटा दो भाई। कॉमन में क्या देखते हैं भाई, कॉमन में कंपैरिजन होता है पावर का। अब देखो कंपैरिजन कैसे करेंगे, मैक्सिमम पावर लिखते हैं। 3 की मैक्सिमम पावर यहाँ है या यहाँ है। 3 की पावर बड़ी 302 होती है या 311 होती है, आप कहोगे 311 होती है, तो 311 चिपका दो भाई यहाँ। ठीक है, 5 की पावर 502 बड़ी होती है, 511 बड़ी होती है, आप कहोगे 511 बड़ी होती है भाई। ठीक है, 7 की पावर 1200 बड़ी होती है, 711, तो आप कहोगे 711 बड़ी होती है। सॉरी 1200 बड़ी होती है भाई, सॉरी 7 की पावर 711 बड़ी होती है या 1200 बड़ी होती है भाई। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया कॉमन का, ये तो हो गया आपका कॉमन का काम भाई 7 तक। ठीक है, अच्छा ये तो आपका कॉमन का काम हो गया, आपने लिख लिया भाई। ठीक है, कॉमन को एक बार लिखते हैं ना। अच्छा अब जो बच गया ना आपके पास, जो कॉमन नहीं है उसको आप एज इट इज उतार के लिख दो भाई। उसकी ना आपको पावर देखनी, कुछ नहीं देखना, आप डायरेक्ट उसको लिख दो भाई। 2 की पावर 211, 2 की पावर 211। ठीक है, अच्छा 7 के बाद आता है भाई 11, 11 की पावर 1300 और 13 की पावर 1400। ये आपका एलसीएम होगा भाई, ये आपका एलसीएम हो जाएगा भाई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको जो पावर वाले क्वेश्चन थे बहुत अच्छी तरह आ गए होंगे दोस्तों। अब जो इसमें टाइप बनती है ना, वो बनती है भाई भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन वाली। अब फ्रैक्शन में पूछेगा एलसीएम, ये तो थी पावर में। पावर में आपको पता लग गया होगा कैसे एलसीएम निकालते हैं भाई, पता लग गया होगा ना। अब देखो जो भिन्न होती है यानी कि फ्रैक्शन होती है, उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखो भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होती है भाई, अंश होता है ऊपर, अपॉन में हर होता है भाई। ठीक है, ये होता है न्यूमिनेटर, ये होता है डिनोमिनेटर भाई। ठीक है, लिख देता हूँ भाई, न्यूमिनेटर और ये होता है डिनोमिनेटर भाई। ठीक है, ये होता है न्यूमिनेटर और ये होता है डिनोमिनेटर भाई। ये होता है अंश, ये होता है हर। भिन्न में ये होता है ना, अरे फ्रैक्शन में ये तो होता है ऊपर अंश बटे हर, अरे अंश बटे हर ही तो होता है ना। ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन कैसे देगा, किस टाइप के क्वेश्चन देगा और आपको क्या करना होता है भाई। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर आपसे हम बात किसकी कर रहे हैं, एलसीएम की। एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर भिन्न है ना, भिन्न में एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो अंश है उसमें क्या करते हैं, अंश का तो लेते हैं एलसीएम, और जो हर का होता है उसका लेते हैं हम क्या, एचसीएफ भाई। ठीक है, समझ गया आप, क्या समझे कि जो अंश का तो लेना होता है भाई लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम लेस है, और जो हर होता है उसका लेना होता है क्या, एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्त है, यानी कि मैस है। जो अंश होता है ना, अंश का एलसीएम लेते हैं भाई। ठीक है, और हर जो होता है, हर का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भाई। इसके बारे में हमें पढ़ा नहीं है, बता देंगे भाई, क्यों फिक्र कर रहे हो, बता देंगे इसके बारे में भी। ठीक है ना, इसका ही नंबर आना है भाई एलसीएम के बाद। ठीक है, एचसीएफ का ही नंबर आएगा, छोटा सा टॉपिक है भाई। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन दी हुई है, देखो जैसे कि एक क्वेश्चन लिखता हूँ भाई, 5/7 भाई और 9/10 भाई।
आपको ये फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन में क्या होता है, अंश बटा हर होता है, न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर होता है भाई, यही तो होता है। ये फ्रैक्शन दी हुई है आपको, फ्रैक्शन का आपको क्या निकालना है भाई, आपको एलसीएम निकालना है भाई। ये फ्रैक्शन दी हुई है, ये फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन का आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, जो अंश होता है ना ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, ये वाला, ये वाला, ये अंश होता है और ये होता है हर। इसका तो लेना है आपको एलसीएम और नीचे वाले का लेना आपको एचसीएफ। आप कहोगे एचसीएफ तो सिखाया नहीं, लेंगे कैसे, तो एचसीएफ इतना बड़ा टॉपिक है नहीं, थोड़ा सा है भाई, अभी सिखा देंगे, ठीक है, या फिर इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे भाई, ठीक है ना। देखो अब आप इसको पता है, इसको मैं साफ कर देता हूँ, आपको पता लग गया ना, 5/7 और 9/10 है भाई। ऊपर वाले को तो लेना है एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ भाई। देखो एचसीएफ के बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन बता देता हूँ। वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह काट दे, तो पूरी तरह काट दे, वो होता है भाई एचसीएफ। देखो आप क्वेश्चन करेंगे, 5/7 था और 9/10 था भाई, 9/10 था भाई, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि इसका आप मेरे को एलसीएम निकाल के बताओ। एलसीएम निकालोगे तो ऊपर का क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे, इसका इन दोनों का एलसीएम निकालोगे। 5 का 9 का एलसीएम कितना होता है भाई, आप कहोगे 45 होता है भाई, ठीक है। और नीचे का क्या निकालोगे, हर का एचसीएफ, इसका आपको एचसीएफ निकालना है भाई। एचसीएफ का क्या होता है, क्या मतलब होता है भाई एचसीएफ का, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को, जो दी गई संख्या थी, क्या संख्या दी है 7 और 10, जो दी गई संख्या को पूरी तरह काट दे। तो कौन सी संख्या जो इसको पूरी तरह काट देगी, बताओ साहब। बस एक ही संख्या है भाई, कौन सी, एक ही होती है, एक ही संख्या है वो इसको पूरी तरह काट देगी भाई। फिर सुनो, हर एचसीएफ का मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से या पूरी तरह काट दे। तो कौन सी संख्या इन दोनों को काट देगी, बताओ साहब। बस है धरती पे कोई एक के अलावा है, आप कहोगे नहीं, एक है, एक से आप किसी भी संख्या को डिवाइड कर सकते हो भाई। तो तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया भाई, एक आ गया। तो इसका आंसर क्या हुआ भाई, 45/1। एक को हम लिखते नहीं है, डायरेक्ट हमारा आंसर क्या जाएगा 45 भाई, ठीक है ना। एक से लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए हम एक को लिखते नहीं है, तो आप डायरेक्ट 45 भी लिख सकते हो भाई आंसर, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, और एक चीज़ और बता देता हूँ भाई, किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है वो ये सदैव 1 होता है भाई, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, 15/19 50/73 भाई, ठीक है। इसका आप मुझे एलसीएम बताओ। अब एलसीएम के बारे में बात चल रही भाई, एलसीएम के बारे में। एलसीएम निकालना तो अंश का लेंगे एलसीएम और हर का लेंगे एचसीएफ। अंश है होता है ऊपर वाला, ऊपर वाले का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा भाई, शाबाश बताओ, 150 आ जाएगा, है ना, 150 आ जाएगा। 15 और 50 का एलसीएम कितना होता है भाई, 150। और हर का लेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से काट दे, पूरी तरह काट दे। अब ये बताओ कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 19 को भी भाग कर दे और 73 को भी भाग कर देगी, बताओ। इनको कौन सी संख्या काट सकती है दोनों को, आप कहोगे एक ही संख्या, वो एक है भाई। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो प्राइम नंबर होते हैं ना, दो प्राइम नंबर को सदैव 1 से डिवाइड, एक मिनट, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि किन्हीं भी दो प्राइम नंबर का एचसीएफ सदैव 1 होता है भाई। ये प्राइम नंबर 19 भी प्राइम नंबर होती है, 73 भी भाई, ठीक है ना। प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है, जो 1 से या अपने आप से कटे, वो प्राइम नंबर होता है भाई, ठीक है। जो 1 से और अपने आप से कटे। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो दो प्राइम नंबर जो प्राइम नंबर है किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं यानी कि प्राइम नंबर का एचसीएफ सदैव क्या होता है, 1 होता है भाई। किन्हीं भी दो प्राइम नंबर का एचसीएफ, किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ सदैव 1 होता है। ध्यान रखना भाई, ये दोनों प्राइम नंबर है तो इनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा भाई। तो आपका आंसर क्या होगा, 150/1 भाई, ये होगा आपका एलसीएम भाई, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी भाई बातें। एचसीएफ का पता लग गया ना आपको, थोड़ा थोड़ा तो पता लग गया होगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से काट दे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 2.5 ऐसे भी क्वेश्चन देता है आपको, 3.5 का एलसीएम बताओ भाई। एलसीएम बताओ भाई क्या होता है, 2.5 और 3.5 का एलसीएम ज्ञात करके बताओ भाई। तो आप फिर कंफ्यूज हो गए भाई, ये क्या हो गया, ये पॉइंट में दे दिया, आप कैसे निकाले एलसीएम। अरे देखो, इस पॉइंट को हटाओगे, इस पॉइंट को हटाओगे तो क्या करोगे, अरे ये फ्रैक्शन हो तो गया,
ये फ्रैक्शन ही तो होगी ना, ये भिन्न तो होगी ना, ये देखो भिन्न होगी ना, पॉइंट हटाओगे 10 करोगे बटे में। तो अभी आपने निकालना सीखा था या नहीं, शाबाश बताओ, सीखा था ना, अभी सीखा था इनका फ्रैक्शन का कैसे निकालते हैं। ये रहा एलसीएम, अंश का लेते हैं एलसीएम और हर का लेते हैं एचसीएफ। तो अंश का लेओगे क्या एलसीएम भाई, 25 की और 35 का जो एलसीएम होगा वो कितना होता है भाई, 175 होता है भाई, ठीक है 175। और नीचे वाले का आपको क्या लेना भाई, हर का एचसीएफ। ये एलसीएम के केस में है भाई, ये एलसीएम के केस में है, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। तो 10 का 10 × 10 इनका दोनों का आप एचसीएफ लोगे तो क्या होगा, एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से काट दे, ठीक है। तो इनको कौन सी संख्या काट सकती है, 10 को 10 काट सकता है, इस 10 को भी 10 काट सकता है। तो 10 ऐसी संख्या है ना जो इन दोनों को काट सकती है। देखो अरे क्या बताया, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से काट दे, वो क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है भाई। नीचे वाले का एचसीएफ ही तो लेना है, तो एचसीएफ पूर्ण रूप से कौन सी संख्या काट सकती है, 10 को 10 तो काट सकता है, 10 को देखो 10 को 10 काट सकता है ना पूर्ण रूप से, आप कहोगे हाँ काट सकता है, इसको काट दिया तो ये भी 10 इसको भी काट सकता है, तो इसका 10 क्या आ गया, एचसीएफ आ गया भाई, ठीक है। अगर इस पॉइंट को 10 को हटाऊंगा मैं यहाँ से, तो एक छोड़कर दशमलव लगा दूंगा पीछे से भाई, ये होगा आपका एलसीएम भाई 17.5। यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो आपको, तकलीफ हो गई, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आज तक का लेक्चर यहीं तक रखते हैं भाई, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे एलसीएम के भाई, किस किस टाइप के और बन सकते हैं भाई, ठीक है ना। ये 2-3 टाइप मैंने बता दी भाई, फ्रैक्शन पे कैसा बनता है और पावर पे कैसे बनता है भाई, ठीक है ना। और इसके बाद कुछ और क्वेश्चन बनते हैं भाई, उसके बारे में बताया जाएगा। अभी मैंने बुक के क्वेश्चन तो स्टार्ट किए नहीं, आपको बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल से ही बता रहा हूँ भाई मैं, है ठीक है ना। धीरे धीरे क्वेश्चन आपको स्टार्ट कर दिए जाएंगे भाई, ठीक है ना। ये आपको वीडियो भाई दिन में मिला करेगी, ठीक है, अर्थमेटिक की, और जो एडवांस की वो शाम तक आपको मिल जाया करेगी भाई, ठीक है ना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो आपको अच्छी लगी होगी भाई। चलो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।